सभी को नमस्कार। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। आज हम ज्योग्राफी का जो हमारी एनसीईआरटी की सीरीज़ चली हुई है उसका पार्ट 15 करेंगे। ये जो पार्ट है 10वीं कक्षा का पहला पाठ इसमें कवर होगा। 10वीं क्लास के जो ज्योग्राफी के पहले पाठ के प्रश्न हैं उनका आज हम अध्ययन करेंगे। ये पार्ट बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। एचटेट के लिए, सीटेट के लिए, यूजीसी नेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये पार्ट रहेगा। इससे पहले के जो पार्ट 14 हैं उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से देख सकते हो। हमारे एनसीईआरटी के जो बाकी 14 पार्ट हैं उसका जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ जा कर के वो हमारे पार्ट देख सकते हो। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा को इसको शेयर कीजिए ताकि और बच्चों को इसका लाभ मिल सके। चलते हैं हमारे प्रश्न की तरफ। 10वीं कक्षा का जो हमारा ज्योग्राफी का पहला जो लेसन है संसाधन एवं विकास है, उसके हम प्रश्न करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न कहता है कि लोहा ऐसक किस प्रकार का संसाधन है। जो लोहा ऐसक होता है वो किस प्रकार का संसाधन है देखते हैं। ऑप्शन में देखते हैं नवीकरणीय योग्य, जैव, प्रवाह और अनवीकरणीय योग्य। तो जो लोहा ऐसक होता है वो अनवीकरणीय योग्य संसाधन होता है। अनवीकरणीय योग्य वे संसाधन होते हैं जिनको धरती के नीचे से जब निकाल लिया जाता है तो वो जल्दी ही दोबारा नए नहीं हो सकते, वो अनवीकरणीय योग्य संसाधन होते हैं। तो लोहा ऐसक जो है वो अनवीकरणीय योग्य संसाधन है। इसमें एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, लोहा अनवीकरणीय योग्य संसाधन तो है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम भी अनवीकरणीय संसाधन है, लेकिन अनवीकरणीय संसाधनों में लोहा यानी कि सभी जो धातुएं हैं वो अनवीकरणीय होते हुए भी उनको दोबारा पुनः चक्र किया जा सकता है। पुनः चक्र का मतलब क्या है कि एक बार हमने मान लीजिए लोहे से गाटर बना ली, फिर दोबारा उसको गला करके उससे चादर बना लेते हैं, फिर उससे अपन दूसरी चीज़ें बना सकते हैं। तो लोहा जो ऐसक है वो अनवीकरणीय योग्य संसाधन है और अनवीकरणीय योग्य संसाधन के साथ साथ पुनः चक्रीय संसाधन भी है। अगला प्रश्न देखते हैं। ज्वारीय ऊर्जा निम्न में से किस प्रकार का संसाधन है। ये पूछता है कि ज्वारीय जो ऊर्जा होती है वो किस प्रकार का संसाधन है। ज्वारीय ऊर्जा मैं आपको बता देता हूँ कि महासागरों में जब ज्वार भाटा उठता है, सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति से जब ज्वार भाटा पैदा होता है तो उससे जो ऊर्जा बनाई जाती है, उससे जो बिजली बनाई जाती है उसको ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। भारत में जो कच्छ की खाड़ी है और जो खंबात की खाड़ी है वहाँ पर ज्वारीय ऊर्जा के अनुकूल स्थान है, ये ध्यान रखना है आपने। कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी, ये गुजरात की जो यहाँ पर ये तो खंबात की खाड़ी है और ये ऊपर कच्छ की खाड़ी है, वहाँ पर ज्वारीय ऊर्जा बनाने की अनुकूल स्थान है। इसमें ऑप्शन में देखते हैं क्या क्या पूछ रखा है। पुनः योग्य संसाधन, मानवकृत संसाधन, अचक्रीय संसाधन, अजैव संसाधन। जो ज्वारीय ऊर्जा होती है वो पुनः पूर्ति योग्य संसाधन होता है, यानी कि एक बार ज्वार भाटा आ गया फिर आ जाता है, फिर आ जाता है, इस प्रकार ज्वार भाटा कभी ख़त्म नहीं होता। तो इस प्रकार वह पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है, यानी कि नवीकरणीय योग्य संसाधन है ज्वारीय ऊर्जा। अगला प्रश्न देखते हैं कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है। यानी कि पंजाब में जो भूमि का निम्नीकरण हुआ है, भूमि का जो ह्रास हुआ है, जो मिट्टी अनुपजाऊ हुई है, उसका क्या कारण है। उसका कारण देखते हैं ऑप्शन में गहन खेती, अधिक सिंचाई, वनोन्मूलन, अति चरागाह। तो इसका सही उत्तर आएगा अति सिंचाई, यानी कि अधिक सिंचाई करने से जो पंजाब में खेतों में अत्यधिक सिंचाई कर देते हैं, वहाँ पर सिंचाई के साधन अच्छे हैं, नहरें और नलकूप काफ़ी हैं, और अधिक सिंचाई करने से क्या हो जाता है कि हमारी जो खेत की जो भूमि है वो निम्नीकरण हो जाती है, उसकी उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है, उसका ह्रास हो जाता है, वो अपरदित हो जाती है, उसका पतन हो जाता है। तो इसका सही उत्तर आएगा अधिक सिंचाई। पंजाब में अधिक सिंचाई करने से पंजाब की भूमि कैसी हो गई है, निम्नीकरण हो गई है, ये ध्यान रखना आपने। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है। सीढ़ीदार देखिए ये पर्वतीय इलाका होता है, जो भी पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ पर सीढ़ीदार खेती की जाती है ताकि मृदा का अपरदन रोका जा सके। मृदा के अपरदन को रोकने के लिए सीढ़ीदार खेती की जाती है पर्वतीय इलाकों में। इसमें देखते हैं ऑप्शन में क्या कहता है। सीढ़ीदार जो खेती की जाती है, सोपानी जो कृषि की जाती है, कहाँ की जाती है। पंजाब, ऑप्शन फर्स्ट बोलता है पंजाब, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा उत्तराखंड
फिर हरियाणा। तो इसका सही उत्तर आएगा उत्तराखंड। जो उत्तराखंड जो राज्य है, उत्तराखंड राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है। क्योंकि वो एक पर्वतीय इलाका है, वह पथरीला एरिया है, पहाड़ी भाग है। उत्तराखंड पहाड़ी भाग होने के कारण वहाँ पर सीढ़ीदार खेती की जाती है। तो इसका सही उत्तर आएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड हुआ, जम्मू कश्मीर हुआ, अरुणाचल प्रदेश, जो भी पर्वतीय इलाके होते हैं उनमें सीढ़ीदार खेती की जाती है। ये प्रश्न ध्यान रखना है। ऐसे आ सकता है कि पर्वतीय इलाकों में कौन सी कृषि की पद्धति अपनाई जाती है, किस प्रकार की कृषि की जाती है, तो सीढ़ीदार खेती की जाती है। क्यों की जाती है? मिट्टी के अपरदन को रोकने के लिए सीढ़ीदार खेती की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है, इनमें से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? जो काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन देखते हैं। जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, राजस्थान और झारखंड। जो महाराष्ट्र स्टेट है, महाराष्ट्र राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है, ध्यान रखना है। गुजरात और महाराष्ट्र, ये दो राज्य ऐसे हैं जहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि ये जो क्षेत्र है गुजरात और महाराष्ट्र का, ये लावा द्वारा बना हुआ क्षेत्र है। ये मालवा का पठार है और लावा से जो राख निकली है उससे काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। ध्यान रखना है अपने। गुजरात और महाराष्ट्र दो ऐसे राज्य हैं जहाँ पर काली मिट्टी खूब पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है, 3 राज्यों के नाम बताएं जहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, जो मैंने पहले ही बताया था आपको कि भारत के वो 3 राज्य बताओ जहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। पहला जो राज्य है वो गुजरात जहाँ काली मिट्टी पाई जाती है। गुजरात के बाद महाराष्ट्र जहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? मैंने बताया था कि वहाँ लावा से बना क्षेत्र है, मालवा का पठार है। और तीसरा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के कुछ इलाके हैं वहाँ पर भी काली मिट्टी पाई जाती है। तो 3 राज्य हमने बताने हैं काली मिट्टी के, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। ये 3 राज्य हैं जहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। इसके साथ साथ मैं आपको बता देता हूँ कि जो काली मिट्टी होती है ये कपास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उपजाऊ मिट्टी समझी जाती है। इसलिए इसको काली कपासी रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। ये प्रश्न भी कई बार आया हुआ है, परीक्षाओं में आता है कि रेगुर मिट्टी किस मिट्टी का दूसरा नाम है? तो काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है भैया? रेगुर मिट्टी है। अगला प्रश्न कहता है कि पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है और उसकी 3 विशेषताएं बतानी हैं। तो हमारा जो पूर्वी तटीय प्रदेश है ये अपना प्रायद्वीप पठार है और ये पूर्वी तटीय प्रदेश है जहाँ पर महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी के डेल्टाई प्रदेश हैं। ये महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी की जो डेल्टा हैं, पूर्वी तटीय मैदान है, यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी भैया? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ध्यान रखना आपने, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है यहाँ पर। ये ध्यान रखना आपने, जलोढ़ मिट्टी क्यों पाई जाती है? क्योंकि ये नदियों के डेल्टाई प्रदेश हैं और डेल्टाई प्रदेशों पर हमेशा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। फिर कहता है कि इस मिट्टी की विशेषता बताइए। तो इसकी विशेषता, एक तो ये बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है। ये चावल के लिए, गेहूं के लिए, गन्ना के लिए बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है। पहली विशेषता तो ये है कि ये उपजाऊ मिट्टी होती है। दूसरी विशेषता क्या है? इसमें पोटास, फास्फोरस और चूना आदि की मात्रा पर्याप्त होती है। फास्फोरस, पोटास और चूना खूब पाए जाते हैं। जो जलोढ़ मिट्टी होती है इसमें पोटास डालने की ज़रूरत नहीं है, फास्फोरस की ज़रूरत नहीं पड़ती। तीसरी विशेषता ये है कि इसमें रेत का, सिल्ट का और मृत्तिका का अनुपात जो है वो समान रूप से पाया जाता है। तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है यहाँ पर और इसकी विशेषता मैंने बताई, ये उपजाऊ होती है, गेहूँ और चावल, गन्ने के लिए अच्छी रहती है और इसमें पोटास, फास्फोरस आदि की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? पहाड़ी क्षेत्रों में क्या क्या काम करना चाहिए जिससे मृदा अपरदन को रोका जा सके? एक तो मैंने पहले बताया था कि सीढ़ीदार खेत बना करके कृषि करनी चाहिए। जो पहाड़ी इलाका होता है वहाँ सीढ़ीदार खेत बनाइए। दूसरा क्या किए? समोच्च रेखीय जुताई कीजिए। समोच्च रेखीय में क्या होता है कि ढालू भूमि जो होती है उस पर गोल गोल ऐसे जलेबी की तरह हम उसको जुताई करेंगे तो उसकी जो मिट्टी का अपरदन रोका जा सकता है। तीसरा क्या करना चाहिए? वहाँ पर सीढ़ीदार खेत बनाना पहला तो, दूसरा समोच्च रेखीय जुताई और तीसरा क्या है?
पट्टी कृषि करनी चाहिए, पट्टियों में वहाँ पर कृषि करनी चाहिए, पट्टीदार खेती करनी चाहिए पर्वतीय इलाकों में। और चौथा उपाय और पूछ ले, चौथा उपाय क्या है, वहाँ पर रक्षक मेखला लगानी चाहिए। रक्षक मेखला यानी कि एक कतार में पेड़ों को लगा देना चाहिए, जिससे कि मिट्टी अपरदन को रोका जा सकता है। तो ये कुछ उपाय थे पहाड़ी इलाकों में मिट्टी अपरदन को रोकने के लिए। सीढ़ीदार खेत बनाने चाहिए, पट्टी कृषि करनी चाहिए, समोच्च रेखीय जुताई करनी चाहिए और रक्षक मेखला यानी कि पेड़ों को एक कतार में लगा देना चाहिए। ये कुछ उपाय हैं। अगला प्रश्न है, जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं, उदाहरण दीजिए। तो जैव संसाधन देखते हम। जैव वे संसाधन होते हैं जिनकी उत्पत्ति किसी जीव से हुई है। जीव जंतुओं से, पेड़ पौधों से जिन संसाधनों की उत्पत्ति हुई है उनको जैव संसाधन कहते हैं। ये इनकी उत्पत्ति पेड़ पौधों से, विभिन्न प्रकार के प्राणियों से, जीवों से हुई है। इसमें कौन कौन से संसाधन हैं, इसमें मनुष्य है। एक तो कौन है जैव संसाधन में, मनुष्य है। वनस्पति, प्राणी जात, मत्स्य जीवन, पशु आदि जैव संसाधन में आते हैं। दूसरा है अजैव संसाधन। अजैव संसाधन कौन से हैं? अजैव वे संसाधन हैं जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं, जिनमें जीवन नहीं पाया जाता, उनको अजैव संसाधन कहते हैं। इनमें कौन कौन से आते हैं, जैसे चट्टानें हैं, जो विभिन्न प्रकार की चट्टानें, जैसे अवसादी चट्टानें, आग्नेय चट्टानें, रूपांतरित चट्टानें हैं। और जो धातुएं हैं हमारी, जैसे सोना, चांदी, तांबा, ये सभी धातु हैं, चट्टानें हैं, ये अजैव संसाधन हैं। तो जैव संसाधन कौन से, जिनमें जीवन पाया जाता है वे जैव संसाधन हैं, या जिनकी उत्पत्ति जीव से हुई है, प्राणियों से हुई है, पेड़ पौधों से हुई है। अजैव वे संसाधन जिनमें जीवन नहीं पाया जाता, इसमें सभी प्रकार की चट्टानें, सभी धातुएं आदि आती हैं अजैव संसाधन में। ये उदाहरण इसके मैंने दे दिए हैं, कौन कौन से जैव संसाधन हैं, कौन से अजैव हैं। अगला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर 120 शब्दों में दीजिए। प्रश्न है हमारा, भारत में भूमि उपयोग प्रारूप का वर्णन करें। भारत में जो भूमि उपयोग है उस प्रारूप को हमने वर्णन करना है। और 1960 और 61 से वन के अंतर्गत क्षेत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई है। तो पहले तो हम देखते हैं कि भारत में जो भूमि उपयोग का जो प्रारूप है वो किस प्रकार है। भारत में जो भूमि उपयोग का जो प्रारूप है, देखिए, भूमि का अलग अलग कार्यों के लिए उपयोग किया जाता है, वो उसका भूमि उपयोग प्रारूप है। जिसमें एक भूमि ऐसी है जो कृषि के लिए, हमारी जो 40% जो भूमि है वो कृषि योग्य शुद्ध बोएगा क्षेत्र है। और विश्व में कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसकी शुद्ध बोएगा क्षेत्र 40% हो। और हमारी जो वनों की जो भूमि है, वनों की भूमि का जो यूज होता है वो हमारे देश में 23.3% वन भूमि है। ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश में लगभग 23% भाग पर वन है, जबकि पर्यावरण विशेषज्ञों के अनुसार किसी देश के पर्यावरण को सही रखना है तो उसके 33% भाग पर वन होने चाहिए। सही यदि पर्यावरण रखना है किसी देश का तो 33% भाग पर वन होने ज़रूरी हैं, जबकि भारत में केवल 23% भाग पर वन पाए जाते हैं। फिर कुछ बंजर भूमि है हमारी, कुछ प्रति भूमि है जो हम 1-2 वर्ष के लिए खाली छोड़ देते हैं। लगभग 7% हमारी जो भूमि है वो प्रति भूमि रह जाती है, जिसको हम उपजाऊ शक्ति बढ़ाने के लिए खाली छोड़ा जाता है 1-2 वर्ष के लिए, वो प्रति भूमि है। तो हमने इसके कारण बताने हैं कि भारत में 1960-61 के बाद अब तक हमारी जो भूमि है, वनों वाली जो भूमि है वो बढ़ी नहीं है। उसका कारण क्या है? उसके अनेक कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि हमारी जो जनसंख्या बढ़ रही है, भारत की जो जनसंख्या बढ़ रही है, बढ़ती जनसंख्या के कारण भारत में जो वनों का जो क्षेत्र है वो कम होता जा रहा है, यानी कि वनों को काटा जा रहा है, जिससे कि वन क्षेत्र कम होता जा रहा है। दूसरा जो कारण है भारत में वनों का, दूसरा है कि औद्योगिकरण। जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी स्थापना दिन प्रतिदिन होती जा रही है, जिससे कि वन का क्षेत्र कम होता जा रहा है। तीसरा क्या है कि नए नए नगर बसाए जा रहे हैं, नए नए नगरों का, सड़कों का निर्माण होता जा रहा है, जिससे वन भूमि कम होती जा रही है। तो चौथा कारण क्या है कि हमारे देश में वन भूमि कम होती जा रही है। चौथा जो कारण है कि भारत में जनसंख्या काफ़ी अधिक होने से जो खाद्यान्नों की पैदावार हमने बढ़ानी पड़ती है, खाद्यान्नों की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है, इसलिए हम वनों की जो भूमि है उस भूमि के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, उस भूमि को साफ करके वहाँ पर खेत बना रहे हैं और खाद्यान्नों का पैदावार बढ़ा रहे हैं। ये कुछ कारण थे कि वनों की भूमि 1960 के बाद कम होती जा रही है। फिर मैं बता देता हूँ कारण है। पहला कारण कि
जनसंख्या बढ़ने से वनों की कटाई हो रही है। दूसरा, नगरीकरण बढ़ रहा है। तीसरा, सड़कों का विकास, औद्योगिकरण हो रहा है। चौथा, खाद्यान्नों को बढ़ाने के लिए हमने वन भूमि को क्या कर दिया है, ख़त्म करते जा रहे हैं और उसके स्थान के ऊपर खेती की भूमि बढ़ा रहे हैं। कुछ कारण थे जो हमारे देश में वन भूमि कम होने के कारण थे 1960-61 के बाद। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का अधिक उपयोग कैसे हुआ है। ये हमने समझाना है कि देश में वो प्रौद्योगिकी का विकास होता जा रहा है और आर्थिक विकास कर रहे हैं और उस कारण से हमारे देश में क्या है, संसाधनों का क्या होता जा रहा है, ज़्यादा दोहन होता जा रहा है। क्या है, संसाधनों का उपयोग बढ़ गया है। क्या कारण है, देखिए, तकनीकी विकास से आत्मनिर्भर कृषि और को व्यापारिक कृषि में बदला जा रहा है, जिससे क्या हुआ, मृदा का अधिक उपयोग हो रहा है। मृदा का उपयोग, जो मृदा संसाधन है हमारा, उसका ज़्यादा उपयोग इसलिए होता जा रहा है कि हम आज तकनीकी जो है व्यापारिक कृषि की ओर बढ़ रहे हैं। पहले जीवन निर्वाह कृषि की जाती थी, कम भूमि के ऊपर किसान अपने खेत में, स्वयं के खेत में थोड़ी भूमि के ऊपर खाद्यान्न उगाता था। लेकिन आज क्या हो रहा है, तकनीकी का विकास हो गया है, यंत्रों का विकास हो गया, जिससे कि हम अपनी भूमि का अत्यधिक उपयोग करने लगे हैं, जिससे कि भूमि संसाधन का उपयोग बढ़ गया है। दूसरा क्या हुआ, आर्थिक विकास के साथ साथ नगरीकरण और औद्योगिकरण हो गया है, जिससे संसाधनों की मांग बढ़ गई। हम अपने जो संसाधन हैं, खनिज संसाधन हैं, उनका दोहन अधिक बढ़ा रहे हैं। क्यों कि हमने वस्तुओं का निर्माण करना है। वस्तुओं का निर्माण इसलिए करना है क्योंकि विश्व में अर्थव्यवस्था को हमने अच्छी मजबूत बनाए रखना है। विश्व बाज़ार में हमने अपनी पकड़ मजबूत बनानी है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, खनिजों को निकाल रहे हैं। ये इस कारण से भी क्या है, खनिजों का दोहन हो गया है और उनकी मांग बढ़ गई है। तकनीकी विकास के कारण खनन प्रक्रिया में सुधार किया गया है। खनन प्रक्रिया में सुधार कैसे किया गया कि धरातल में कुछ ऐसे स्थान थे जहाँ पर पहले खनन को नहीं निकाल सकते थे हम, वो दुर्गम भाग थे या अति गहराई पर खनिज थे और तकनीकी की कमी थी हमारे पास। अब तकनीकी का हमने विकास करके उन धरातल के गहरे भागों से भी हमने खनिजों को निकाल लिया है। इस प्रकार क्या कह सकते हैं कि प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का अधिक उपयोग होने लगा है। तो ये हमारी आज की वीडियो थी। 10वीं क्लास का जो पहला पार्ट है ज्योग्राफी का, उसमें से हमने जो प्रश्न थे अभ्यास के वो आपको करवाए। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।